हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। तो आज के इस लेक्चर में हम अपने फोर्थ सेम की पहली क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपनी पहली यूनिट को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारी पहली यूनिट हमारे पास है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, ठीक। तो ये आपके लिए डेमो लेक्चर रहने वाला है, और मैं पहले ही बता दूं कि इसके बाद के जो भी लेक्चर्स होंगे वो आपको बैच में मिल रहे होंगे। ठीक है, इस यूनिट स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारी यूनिट का नाम है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द बच्चों को लग रहा होगा कि ये तो समथिंग समथिंग फिजिक्स का टॉपिक है ना। देखो, एक बार आप लोग सबसे पहले क्या करोगे कि एक बार सिलेबस को गो थ्रू कर लोगे, और सिलेबस की जो वीडियो है वो आपको इसी चैनल टारगेट सेमेस्टर चैनल पे आपको मिल जाएगा। फोर्थ सेम की सिलेबस वीडियो मैंने डाल दी है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो आप उसमें देखोगे पहली यूनिट हमारे पास एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स है। क्वांटम मैकेनिक्स समथिंग रिलेट कर रहा है फिजिक्स को, है ना। मोस्टली लोग सोच रहे होंगे ये तो फिजिक्स का टॉपिक है, समथिंग एंड ऑल, है ना। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, बेसिकली किस बारे में बात करता है। तो देखो, जनरली क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, जब हम छोटे पार्टिकल्स जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हो गए, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एक्सेट्रा हो गया, जब इनकी स्टडी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की स्टडी हम करते हैं, उनके एनर्जी के बारे में, उनके नेचर के बारे में जो भी स्टडी करते हैं, वो आपका पार्ट होता है किसका, क्वांटम मैकेनिक्स का। तो इस क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिकली हम किस बारे में बात कर रहे होंगे और डील कर रहे होंगे, तो उन्हीं एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में डील कर रहे होंगे, और उनकी एनर्जीज वगैरह, उनकी वेलोसिटीज, उनकी रेडियस, ये सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट कर रहे होंगे एंड ऑब्जर्व कर रहे होंगे। ऑल राइट, तो आई होप कि क्वांटम मैकेनिक्स में आपको क्या स्टडी करना है वो चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। देखो, आपने फर्स्ट सेम में स्टडी किया था अपने चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में इन डिटेल में। तो वो चारों क्वांटम नंबर्स जो रिजल्ट हैं वो आपके बेसिकली एलिमेंट्री जो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी जाती है उसी का रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी करने के लिए जो सबसे पहला अप्रोच कह सकते हो, वो आपके ऐसे कह सकते हो, जो एक पूरी इक्वेशन के टाइप में दिया गया, वो आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी। ठीक है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वगैरह पढ़ने से पहले, हम थोड़ी सी पहले की टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि आपके सिलेबस में भी मेंशन है। हालांकि इसको तो आपको फर्स्ट सेम में ही पढ़ना चाहिए था, बट कोई ना, वहाँ पे मेंशन नहीं था और हमने नहीं किया था, तो यहाँ पे आपका मेंशन है। सबसे पहला टॉपिक वो है आपके पास बोर एटॉमिक। ठीक है, हमें क्या पता है ये बोर एटॉमिक मॉडल किसका रिजल्ट है, कैसे आया। तो वहाँ पे एक साइंटिस्ट रदरफोर्ड आते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास प्लम पुडिंग मॉडल आता है, सबको याद आ रहा होगा, वो वाटरमेलन। और वाटरमेलन में बीज बीज जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का काम कर रहे थे, वो अब हमका क्या हो गया, प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन मॉडल था वो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आया, उसमें तो बहुत सारी कमियां थी, गिनाने की जरूरत नहीं है। उसके नेक्स्ट आपके पास आया रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल में क्या कमी आई, सबसे बड़ी कमी जो आई कि रदरफोर्ड ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और रिवॉल्व कर रहे हैं तो ये चीज निकल के आया कि भाई कोई भी गोल 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 घूम रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, लूज होगी। और उसकी एनर्जी लूज होते ही उसकी एनर्जी लूज होते ही क्या होना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको आके सेंटर पे गिर जाना चाहिए। इसको क्या गिर जाना चाहिए, सेंटर पे गिर जाना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक हुआ किसका, रदरफोर्ड मॉडल का। इसी ड्रॉबैक पे काम करते हुए ये जो आपके नील्स बोर साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपनी थ्योरी दे दी है। ठीक है, एक और ड्रॉबैक इनका ये था कि जो स्पेक्ट्रम था ना, स्पेक्ट्रम को नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। तो ये दोनों ड्रॉबैक्स पे काम किया है नील्स बोर ने, इन्होंने अपनी थ्योरी दी है। ठीक है, अब जो हमारे पास बोर मॉडल ऑफ हाइड्रो, अच्छा देखो पहले हम जनरली बोर मॉडल पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन एटम का भी पढ़ लेंगे। बोर मॉडल कहता क्या है, बोर मॉडल ऑफ एटम्स। बोर एटॉमिक मॉडल कहता क्या है, पहले तो इसके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, है ना। सबसे पहला मतलब पॉस्टुलेट, मतलब कि जो उन्होंने अपनी बात कही थी किस चीज़ों पे बेस्ड है। तो सबसे पहली जो बात कही कि ये किसके बारे में बोलेंगे, ये बोर का एटॉमिक मॉडल। मैं को स्पेसिफाई करूं, ये आपका क्या है बोर एटॉमिक मॉडल। क्या है, बोर का एटॉमिक मॉडल। ठीक है, एच एटम के लिए हम डिस्कस कर लेंगे। देखो, ये जो मॉडल होता है
वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होगा, इसीलिए एच एटम कुछ। तो यहाँ पे बोर मॉडल, तो इन्होंने कुछ अपनी बातें कही और उन बातों को आप पॉस्टुलेट्स बुक्स एंड बाकी सारी जगहों पे पॉस्टुलेट्स के नाम में से देखोगे। सबसे पहली बात बोर ने क्या बोली है आपको, सबसे पहली बात जो बोर ने बोली कि एटम जो होता है, एटम के पास एक सेंटर होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। आज के लिए ये बात बहुत कॉमन है, हर एक को पता है, लेकिन जब ये थ्योरी दी जा रही थी तब किसी को नहीं पता था, इनको बताना पड़ा था कि एटम के पास, एटम हैज अ सेंटर और उस सेंटर को क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। तो पहला पॉइंट मेंशन करना, पहला पोस्टुलेट कह सकते हो कि एटम हैज अ सेंटर, ठीक है, एटम हैज अ सेंटर कॉल्ड एज न्यूक्लियस, जिसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस के नाम से जानेंगे। पहला पोस्टुलेट तो वेरी क्लियर है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। नेक्स्ट बात इन्होंने क्या कही, न्यूक्लियस को एक्सप्लेन करने के बाद से कि एटम के बीच में सेंटर होगा जिसको हम न्यूक्लियस बोल रहे होंगे। फिर इसमें नेक्स्ट क्या आया कि जो आपके पास एटम है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। रदरफोर्ड ये बोले थे कि इलेक्ट्रॉन्स आपके सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। ये क्या बोले कि ये बोले कि वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक वर्ड ऐड किया, फिक्स्ड, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, जिसकी एनर्जी जो होती है फिक्स्ड होती है और साथ में वेलोसिटी भी फिक्स्ड होती है। मतलब समझ में आएगा, इसको पहले लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। अच्छा, आज के टाइम में जो हम एटम पढ़ते हैं उसमें क्या हम पढ़ते हैं कि जो एटम की ऑर्बिट है वो सर्कुलर है या इलेप्टिकल है। तो वो हम पढ़ते हैं कि इलेप्टिकल ऑर्बिट है, ओवल शेप की ऑर्बिट है। फर्दर इस थ्योरी को समरफोल्ड ने और मॉडिफाई किया था और उन्होंने इन ऑर्बिट्स को किस शेप का बोला, तो ये ऑर्बिट्स आपके इलेप्टिकल शेप का बोला। यहाँ पे क्या बोला गया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट which has a which has fixed energy, जिसकी क्या होगी, फिक्स्ड एनर्जी होगी, एंड फिक्स्ड वेलोसिटी एनर्जी और वेलोसिटी दोनों ही चीजें आपकी क्या होनी है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में। अब ये फिक्स्ड कह के ये अपनी बात कैसे मनवा लिए, क्यों अब नहीं इलेक्ट्रॉन्स आके न्यूक्लियस पे गिरेंगे, है ना। तो इस चीज को समझो अगर, तो आपके पास क्या था, आपके पास ऐसा एक न्यूक्लियस था और न्यूक्लियस के इस ऑर्बिट में इवॉल्व कर रहा था इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब रदरफोर्ड ये नील्स बोर जो हैं आपके, ये बोल रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ये इसी ऑर्बिट में जब रिवॉल्व कर रहा है तो ये कहाँ किसी और के ऊपर गिरेगा, इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। और रदरफोर्ड वाले के हिसाब से जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन समथिंग ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था। लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड ऑर्बिट क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स्ड है, इसी ऑर्बिट के अलावा ये इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा, अपनी ऑर्बिट में लाई करेगा। इस वजह से ये जो इनकी प्रॉब्लम थी वो तो शॉर्ट आउट हो गई कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, और इस एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं हम बात कर रहे हैं, एनर्जी किसकी है, इस ऑर्बिट की एनर्जी है। एनर्जी किसकी है, इस ऑर्बिट की अपनी फिक्स्ड एनर्जी है, ठीक है, और फिक्स्ड वेलोसिटी है, ठीक। इतनी दो पॉइंटर्स क्लियर हैं। वापस से आते हैं अपने थर्ड पॉइंटर पे। तो थर्ड पॉइंट क्या है, क्वांटाइजेशन है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट कहता है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन क्या होता है बच्चा, कौन बताएगा, व्हाट इज मेंट बाय क्वांटाइजेशन। देखो, क्वांटाइजेशन क्या कहने का मतलब है कि जैसे अगर आप ऑर्बिट्स को देखो तो आपको आज के पिक्चर में पता है कि ये जो हमारा ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड ये ऑर्बिट्स हैं जिसमें हमारे कौन रह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं। फिर हमें पता है यहाँ पे एक ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं, ठीक। अब ये बताओ क्या ये पॉसिबल है
क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ से यहाँ के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन रह रहा हो, इतनी दूरी के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन आए, इतनी दूरी नहीं फिक्स्ड है ना, हमें क्या पता है या तो इस ऑर्बिट में रहेगा या तो इस ऑर्बिट में रहेगा। तो क्वांटाइजेशन का यही मतलब है कि वो डिस्क्रीट होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। क्या होगा? डिस्क्रीट होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ब्रेक्ड फॉर्म में होगा, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन नहीं लाई करेगा। इतना क्या है, इतना क्वांटाइजेशन है, इसके बाद से लाई करेगा। ठीक है, इसके बाद से आपका लाई करेगा। ऑर्बिट्स फिक्स्ड हैं, कुछ कुछ दूरियों पे फिक्स्ड है। ठीक है, और वहीं पे आपका लाई करना है इसको इधर। ठीक है। सॉरी। तो आई होप ये क्लियर होगा क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन के हिसाब से इन्होंने क्या कहा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपने उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जहां पे क्या, एंगुलर मोमेंटम, जहां पे एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 के। क्या क्वांटाइजेशन के हिसाब से कहा, ध्यान से सुनना, ये बोला कि इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जहां पे एंगुलर मोमेंटम जो आएगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, h/2 के। किसका मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h/2 के। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लिखना, इलेक्ट्रॉन्स revolve electrons revolve in those circular orbits, in those circular orbits in which the angular momentum in which the angular momentum, ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम is इंटीग्रल मल्टीपल, क्या चीज, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूंगी, ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये आपका थोड़ा मैथमेटिकल चैप्टर है। ठीक है, तो बायो वाले हो या फिर मैथ्स वाले हो, सब लोग पेशेंस बना के रखोगे, बिल्कुल चीजें समझ में आएंगी। मैं बायो वालों का पूरा पूरा सोच के ही मैं बताऊंगी। ओके, तो उस बात के लिए टेंशन नहीं लेना है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा एन h/2 का। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L होता है। ये कलर विजिबल है बोर्ड पे, लेस विजिबल है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपके पास, L होता है ना। तो L इज इक्वल टू h/2, इसके इक्वल होगा, वहीं रिवॉल्व करेंगे। एक बात और बोला है कि इंटीग्रल मल्टीपल होने चाहिए, तो इंटीजर मतलब कि n इंटीजर ले ले। यहाँ पे मेंशन करना वेयर n इज इंटीजर, वेयर n इज एन इंटीजर। n क्या है आपका, n आपका इंटीजर है, इंटीग्रल मल्टीपल है। ठीक है, तो L इज इक्वल टू NH/2 जहां पे इंटीग्रल मल्टीपल। अब एंगुलर मोमेंटम कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये पॉइंटर कहना क्या चाहता है, ये एजप्शन, ये पॉस्टुलेट कहना क्या चाहता है ना। तो समझो कि जैसे देखो ये क्या है, ये मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। जैसे मान लो ये आपका प्रोटॉन है, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा कॉन्स्टेंटली इस ऑर्बिट में। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। इसका मास कितना है, m है। ठीक, इस डायरेक्शन में जा रहा है। फिर ये इलेक्ट्रॉन आया, इसका मास m है, इस डायरेक्शन में गया। फिर ये इलेक्ट्रॉन आया जिसका मास m है, इस डायरेक्शन में गया। फिर ये इलेक्ट्रॉन आया मास m के साथ, इस डायरेक्शन में गया। तो ये क्या दिखा रहा है कि इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर होगा, एंगुलर मोमेंटम, हम एंगुलर मोमेंटम को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हम एक इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं जिसका मास m है, जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और हमें क्या पता है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है L होता है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम
L इज इक्वल टू, अच्छा ये सेंटर से इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कितना है, लेट अस सपोज ये R है, कितना है, ये R है। एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकाल रहे होंगे, L इज इक्वल टू आपका जो जो भी रेडियस है जितना मूवमेंट हो रहा है, जो भी रेडियस है उस रेडियस को लिया इनटू इनटू मोमेंटम सॉरी, रेडियस इनटू मोमेंटम। पी क्या होता है, सबको पता है, पी मोमेंटम होता है। और अगर हम पी को देखें, थैंक यू, अगर हम पी को देखें तो पी आपका क्या होता है, एम वी होता है। तो एल इज इक्वल टू आर इंटू एम वी हो जाएगा, इंटू एम वी हो जाएगा। एम वी, पी क्या होता है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, एम वी हो जाएगा, ठीक बात है। तो अब देखो, अब हमें एक वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आ रहा, क्यों नहीं समझ में आ रहा यार, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, रेडियस इनटू मोमेंटम होता है। और हमारा इस वजह से L कितना आ जाएगा, R इंटू मोमेंटम कितना होता है, M इंटू वी। क्लास 9th की फिजिक्स है यार, क्लास 9th में ये सब मोमेंटम पढ़ा था हमने। तो MV होता है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसको निकालोगे तो RMV साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे निकालते हैं तो आपका क्या एग्जिस्टेंस में आता है, साइन थीटा एग्जिस्टेंस में आता है। और यहाँ पे थीटा कितना होगा, तो ये देखो इस इलेक्ट्रॉन से इसने 90 डिग्री बनाया, फिर 90 डिग्री बनाया, फिर 90 डिग्री बनाया, फिर 90 डिग्री बनाया, यानी कि यहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो आर एम वी साइन 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है बच्चा, 1 होता है। इसलिए L कितना आ गया, एम वी आर। L कितना आ गया, एंगुलर मोमेंटम आपको कितना मिला, एम वी आर, क्या मिला, एम वी आर, ठीक है। चलो अब हम क्या कह सकते हैं, दोनों L है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको अभी हम फर्दर यूज करेंगे फर्दर कैलकुलेशन में। तो ये चीज क्या क्लियर हुई, एंगुलर मोमेंटम हमें कैसे मिला। जिसको नहीं ये चीजें समझ में आ रही होंगी, वैसे तो बहुत इजी है, बट वो आप सीधे याद रखने ना लेना कि जो एंगुलर मोमेंटम L आता है वो इक्वल होता है एम वी आर के। किसके इक्वल होता है, एम वी आर के इक्वल होता है। और L इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई से यहाँ से हम दोनों ही एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है, तो दोनों को हमने क्या किया है, इक्वेट कर दिया है, ठीक है। अब ये क्या है, तो ये जो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई आया है, इज बोर्स बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, क्वांटाइजेशन कंडीशन, ठीक है। ये क्या है, बोर्स का क्वांटाइजेशन कंडीशन। आपसे पूछे क्वेश्चन तो आपका क्या हो जाएगा, बोर्स। अच्छा देखो, अभी तक आप लोग एग्जाम एमसीक्यूज भी एमसीक्यू बेसिस पे देते चले आए हो, लेकिन इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना कि इस बार भी आपका एग्जाम ऑन द बेसिस ऑफ एमसीक्यू होगा, नहीं, कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज पिछली बार जो थर्ड सेम का भी आपने एग्जाम दिया है उसी में बातें चल रही थी, और सिर्फ बीए बीएससी एंड बीकॉम यही 3 रह गए थे जो कि आपके एमसीक्यू बेसिस पे दे रहे थे। और इस बार पूरी पूरी चांसेस हैं आपके कि आपके एग्जाम्स जो कराए जाएंगे वो डिस्क्रिप्टिव बेसिस पे कराए जाएंगे। तो आप दोनों के लिए तैयार रहोगे। हम जो स्टडी करेंगे वो दोनों ही बेसिस पे करेंगे। एमसीक्यू आया तो विल बी रेडी फॉर दैट, एंड हमारे पास अगर डिस्क्रिप्टिव आया तो विल ऑल्सो बी रेडी फॉर दैट, ओके। तो आप बिल्कुल मत ये सोचना कि ये तो डेरिवेशन है, डेरिवेशन तो आता नहीं है और इसको पढ़ के क्या फायदा, स्किप कर देता हूँ। तो नो, नॉट लाइक दैट, ओके। तो जो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई है, ये आपकी बोर्स की क्या हो गई, क्वांटाइजेशन कंडीशन हो गई। अब ये था थर्ड पॉइंट। आई होप थर्ड पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि थर्ड पॉइंट यही कहा कि इलेक्ट्रॉन्स वहाँ रिवॉल्व करेंगे जहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो मल्टीपल होगा एन के, इंटीजर के एन के। और यही आप ये भी कह सकते हो ये एन क्या है, शेल है। एन क्या है, ये एन आपका शेल है ना। एन इज इक्वल टू 1 यानी के शेल, एन इज इक्वल टू 2 यानी इंटीग्रल मल्टीपल। यानी ये नहीं होगा कि यहाँ पे 1.5 एच अपॉन 2 पाई, ना ना ना,
या तो 1h/2 या तो 2h/2 या तो 3h/2 या तो 4h/2 या तो 5h/2 एंड सो ऑन चलता जाएगा। लेकिन पॉइंट फ्रैक्शंस ये सब नहीं होना चाहिए। n क्या होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि वो क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपके शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस शेल में आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उसी का वो मल्टीपल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पोस्टुलेट्स को देखते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में कहता है। कैसे कहता है कि जैसे मान लो सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर समझें तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नहीं ऐसे समझे, अगर अर्थ है तो अर्थ आपकी क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है ऑन इट्स एक्सिस अराउंड द सन। तो क्यों नहीं ये जो अर्थ है वो बाहर निकल के चली जा रही है, वो अपनी पोजीशन कहीं और कर ले रही है? तो जस्ट बिकॉज सन और अर्थ के बीच में एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सन ने अर्थ को से कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के रखा है, जिस वजह से वो वहां से जा नहीं रहा है, अलग नहीं हो रहा है। तो वहां पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रही है, जो ऐसा फोर्स जो कि अर्थ को अपनी जगह से दूर नहीं जाने दे रहा है। ठीक है, उसको बांधे हुए है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स के केस में, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस के केस में भी ऐसा ही कुछ कंडीशन है कि न्यूक्लियस ने किस फोर्स की वजह से उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख रहा है, क्यों नहीं वो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से कहीं और भाग जा रहा है। तो यहाँ पे एक फोर्स काम करती है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जो कि दो चार्जेस के बीच में काम करती है। कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि दो चार्जेस के बीच में काम करती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, वो आपकी रिवॉल्व करते समय क्या प्रोवाइड करेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या प्रोवाइड करेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस पॉइंट को मेंशन करेंगे हम। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between electron and nucleus while revolving acts as सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तो वो कहीं भाग नहीं पाएगा। ठीक है, पकड़ के रख लिया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। ठीक है, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या हो जाएगा? Fc क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स Fc मतलब कि यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? सेंट्रीपिटल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका कितना होता है? mv²/r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? mv²/r। अब हमने बोला कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह से काम कर रहा है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल की तरफ से काम कर रहा है। मान लो ये है आपका प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस, और ये है इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच में लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है बच्चा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, जो कि आपके सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह से काम किया। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम पढ़े हैं अपने क्लास 12th फिजिक्स में, क्या उसको यहाँ पे लगा सकते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? 1/4πε0 ZE²/r। अच्छा, यहाँ पे इनके बीच का जो डिस्टेंस है लेट अस सपोज कि r है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? Fe जो है 1/4πε0 ZE²/r²। ये हम अपने क्लास 12th फिजिक्स में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहला यूनिट था उसमें हम पढ़ते हैं, चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में। तो वहां पे हमारा कितना आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। याद आ रहा है ना? Q1 Q2/r², वही यहाँ पे ZE²/r², वही कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया? अब क्या हम ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्यों आ रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? ऑब्वियसली इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
mv² अपॉन r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ze² अपॉन r। ठीक है, क्लियर है? इसको नाम देना आप इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको भी हम फर्दर यूज करेंगे। ठीक है, क्या आ गया? mv² अपॉन r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ze² अपॉन r²। ठीक है, अब चलो फोर्थ पॉइंटर आई गेस सभी को क्लियर हो गया होगा। आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट क्या कहेगा आपसे कि जब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो वो ना ही एनर्जी को गेन करते हैं ना ही वो एनर्जी को लूज करते हैं। क्या कहने का सेंस कि ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आपके इलेक्ट्रॉन है, ये इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ना ही एनर्जी को गेन करेंगे ना ही एनर्जी को लूज करेंगे। रदरफोर्ड मॉडल में यही बात आई थी कि जब इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो रिवॉल्व करते करते क्या होगा कि इनकी एनर्जी, सॉरी वहां फिक्स नहीं था, रिवॉल्व करते करते इनकी एनर्जी निकल जाएगी या एनर्जी लूज करेंगे और जाके सेंटर पे गिर जाएंगे, जाके सेंटर पे गिर जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व करते हैं किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में तो दे नीदर गेन एनर्जी नॉर दे लूज एनर्जी। ना ही वो एनर्जी को गेन करेंगे, प्राप्त करेंगे, ना ही वो एनर्जी को रिलीज कर रहे होंगे। ऑल राइट, आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी क्लियर। तो इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या है कि वाइल रिवॉल्विंग, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स वाइल रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन्स वाइल रिवॉल्विंग, while revolving in a fixed orbit, in a fixed orbit, fixed orbit, neither gains, neither gains nor lose energy, nor lose energy। ना ही वो गेन करेंगे ना ही वो एनर्जी को लूज करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है एनर्जी, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज फिक्स्ड। क्या कि जो हमारे ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स की कोई एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी किसकी है? ऑर्बिट की है। और वो ऑर्बिट की एनर्जी क्या फिक्स्ड है? वो ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है। इसका मतलब है कि जो आपके शेल्स हैं वो क्या है? वो आपके स्टेशनरी शेल्स हैं, स्टेशनरी लेवल्स हैं। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? सो ऑर्बिट्स आर, तो ऑर्बिट्स या फिर इन्हीं ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं? शेल्स कहते हैं। शेल्स आर स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। ये वर्ड कौन दिया था? आपके बोर साहब ने दिया था कि वो क्या है कि वो आपके जो ऑर्बिट्स हैं उसकी एनर्जी फिक्स्ड है। तो ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है तो उसको हम क्या बोले? उसको हम बोले एनर्जी, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज फिक्स्ड। एंड इसीलिए आपके क्या हुए कि उनको हम क्या बोल रहे हैं? स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। वो तो एनर्जी लेवल्स हैं और जिसकी एनर्जी चेंज ही नहीं हो रही है। जैसे मान लो हम बोले n इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाता है के शेल, है ना? इसकी एनर्जी अपने आप में फिक्स्ड है। n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा। के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल एंड सो ऑन। ये चलता जाता है ना? एन शेल एंड तो हर एक एनर्जी लेवल एक शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और हर एक शेल की अपनी फिक्स्ड एनर्जी है। इसी वजह से के क्या है? एक स्टेशनरी एनर्जी लेवल है। एल क्या है? एक स्टेशनरी शेल है। के एल, एम क्या है? एक स्टेशनरी एनर्जी शेल है। तो हर एक ही आपका क्या हुआ? स्टेशनरी एनर्जी शेल्स हैं, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स हैं जिसकी ऑर्बिट फिक्स्ड है। अब देखना, अब एक पॉइंट मैं बोलूंगी जो कि कहोगे मैम ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फिफ्थ, सिक्स्थ नंबर का पोस्टुलेट ये कहता है इलेक्ट्रॉन्स कैन आइदर गेन एनर्जी और लूज एनर्जी।
है ना। अभी तो बोला मैम आपने कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, इनके पास तो इनकी एनर्जी ही नहीं है, ये जिसमें रिवॉल्व कर रहे हैं उस ऑर्बिट की एनर्जी है। तो जी हाँ, वो आपकी ऑर्बिट की ही एनर्जी है जिसमें वो रिवॉल्व कर रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉनों की अपनी कोई एनर्जी नहीं होती है। तो ये कैसे गेन कर रहे हैं एनर्जी को, कैसे लूज कर रहे हैं, तो आप अभी वेल अवेयर होंगे कि मान लो क्या हो जाए कि ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब क्या किया, ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, यानी k और l शेल है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ जाए, और एक केस क्या हो कि जब आपका ये आपका ये जो इस बार क्या करे कि ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आए, यानी क्या दिखाना चाह रहे हैं हम, ट्रांजिशन दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, फर्स्ट शेल से कूद के सेकंड शेल पे गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से कूद के कहाँ आया है, फर्स्ट शेल पे गया है। तो अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा तो इसका क्या होता है, एक्साइटेशन होता है। क्या होता है, एक्साइटेशन होता है। क्या, इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में गया, यानी हायर एनर्जी लेवल में गया। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन ने एक्सेप्ट की होगी एनर्जी, या फिर कह सकते हो गेन की होगी एनर्जी। ठीक है, गेन की होगी एनर्जी। लेकिन आपका जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जाए तो यहाँ पे क्या होता है, डी एक्साइटेशन होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ, डी एक्साइटेशन हुआ, और इस केस में इलेक्ट्रॉन ने लूज की एनर्जी, क्या की, लूज की एनर्जी। तो ये कब हो रहा है, जब एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन की कोई एनर्जी नहीं है, उस ऑर्बिट की एनर्जी है। लेकिन जब आपका क्या हो जाए, जब आपका इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाए, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाए, अगर इसको लिख लेना, इसमें क्या लिखोगे, इफ इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी, इफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्स एनर्जी it jumps to it jumps to higher energy level, it jumps to higher energy level एंड इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे एक्साइटेशन, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस केस में क्या हुआ, एक्साइटेशन हुआ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और अगर यही आपका क्या हो, इसमें लिख लेना इफ इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करे तो इट जम्प्स टू हायर लेवल, नहीं, इट जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, टू लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, हायर से लोअर पे आया, और इसे हम क्या कहेंगे, डी एक्साइटेशन। क्या बोलेंगे, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस केस में हुआ। तो आई होप ये पॉइंटर भी आपको वेरी वेरी क्लियर होगा। ठीक है, ये थे सारे आपके बोर्ड्स के पोस्टुलेट्स। ठीक, अब हम आते हैं, एक बार रिवाइज कर ले, है ना, एक बार रिवाइज करके याद कर ले। देखो, पहला बोर एटॉमिक मॉडल में पहला पोस्टुलेट क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जो इलेक्ट्रॉन है वो उनका क्या, उनके पास क्या होगा, एक सेंटर होगा, वो सेंटर को कहेंगे न्यूक्लियस, और उसी के अराउंड वो रिवॉल्व कर रहे हैं, सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, वो आपकी फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट है, वो आपकी क्या है, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट है, और उसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, साथ में उसकी वेलोसिटी भी फिक्स्ड होती है। नेक्स्ट इन्होंने अपनी क्वांटाइजेशन कंडीशन दी, क्वांटाइजेशन मतलब कि डिस्क्रीट, पूरा कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं, है ना। तो इन्होंने यही बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे, उन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जिसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 के। क्या, इंटीग्रल मल्टीपल होगा आपका h/2 के। ये चीज क्लियर है।
ठीक है, इसमें हम देखें कि NH/2 हो जाएगा, ठीक है, और n क्या है आपका इंटीजर है, एंगुलर मोमेंटम हमारी निकल के आती है mvr, और इसको हम कह सकते हैं mvr इज इक्वल टू NH/2, और ये ही कंडीशन बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन होती है। ऑल राइट, नेक्स्ट आगे बढ़े तो नेक्स्ट ये कहा गया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा आपके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो पूरी तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी पोजीशन में रहेगा, वो उस ऑर्बिट से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिली वो mv² होती है, mv² होती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा 1/4πε0 हो जाएगा। और दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से। सो वी कैन कंपेयर द वैल्यूज एंड वी विल गेट कि mv² इज इक्वल टू 1/4πε0 ये पॉइंट भी क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, और रिवॉल्व करते समय वो ना ही एनर्जी को गेन करेंगे ना ही एनर्जी को लूज करेंगे। इस सिलसिले में वो कैसे न्यूक्लियस पे गिरेंगे, नहीं गिरेंगे। रदरफोर्ड की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो ये न्यूक्लियस पे नहीं गिरेंगे, यानी कि ना ही एनर्जी को गेन कर रहे हैं ना ही एनर्जी को लूज कर रहे हैं, यानी कि ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होती है, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। उन्हें हम क्या नाम देते हैं, उन्हें हम स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स का नाम देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट की इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन कर सकता है या तो लूज कर सकता है। इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, या तो एनर्जी को गेन करेगा या तो लूज करेगा। गेन कब करेगा, जब आपके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, जब एक्साइटेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा या फिर कह सकते हो गेन करेगा, ठीक है। लेकिन जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल आएगा, उस केस में आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डी एक्साइटेशन होगा और एनर्जी को लूज करेगा। जब ऊपर से नीचे आते हो तो एनर्जी लूज होती है, और नीचे से ऊपर सीढ़ियां चढ़ते हो तो एनर्जी और चाहिए होती है, ऐसे याद रख सकते हो। तो एनर्जी एक्सेप्ट कर रहे होते हो आप भी, ठीक है। तो यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, क्योंकि ये क्या है आपका डेमो लेक्चर है, और इसके बाद के जो भी लेक्चर्स होने वाले हैं वो हम अपने बैच में करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बैच कौन सा बैच है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं, तो देखो ये आपका क्या है, ये आपका बीएससी सेकेंड सेम के लिए सारथी बैच है, ठीक है। सॉरी, फोर्थ सेम के लिए, बीएससी फोर्थ सेम के लिए आपके पास क्या है, सारथी बैच। सबसे पहली चीज, ये बैच आपको मिलेगा कहाँ, तो आप टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे। टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे, उस ऐप को डाउनलोड करने पे कोर्स सेक्शन में जाओगे तो आपको ये बैच देखने को मिल जाएगा, जो कि बीएससी फोर्थ सेम के लिए सारथी बैच है। ऑल राइट, अब देखो इस बैच में क्या क्या मिलते हैं आपको, तो जो भी नीड है, मैं कह सकती हूँ वन स्टॉप सोल्यूशन है ये आपके लिए। आपको क्लासेस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, मोस्ट क्लासेस लाइव फॉर्म में, और अगर नहीं पॉसिबल हो पाता है कभी कभी लाइव लेना, नेटवर्क इशू एंड ऑल की वजह से, तो हम रिकॉर्डेड क्लासेस उस केस में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ में आपको शॉर्ट नोट्स दी जाएंगी, ठीक है, आपके रिवीजन के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसके साथ साथ आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए जाएंगे, थ्योरी क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको मेंटरशिप भी दी जाती है, ठीक है। तो आप कॉल करके रीच आउट कर सकते हो एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स, जो भी आपको दिक्कत एंड प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो ये थे कि इस बैच में क्या मिलेंगे। अब ये मन में आ रहा होगा क्या ये बैच सिर्फ केमिस्ट्री के लिए है, तो मैं बता दूं ये बैच आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जुअलॉजी, बॉटनी, मैथ्स, ये जो पांचों सब्जेक्ट्स है ना, पांचों सब्जेक्ट्स को कवर करेगी। हाँ, एक ही बैच में जब आप सारथी बैच परचेज करोगे तो आपको ये पांचों ही सब्जेक्ट्स, है ना, पांचों ही सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगी जब आप सारथी बैच में एनरोल होगे तो। ओके, ये बैच की प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये बैच आपका रहने वाला है सिर्फ 699 ओनली। ये बैच कितने का है, ओनली एंड ओनली 699, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है इस बैच की, आप इसको एक्सेस ले सकते हो 699 में। ये 699 प्राइस कब तक के लिए वैलिड होता है, जब तक कि आपके इन पांचों सब्जेक्ट्स के सिलेबस नहीं कंप्लीट कर दिए जाते हैं। कुछ लोगों का पीसीएम होगा, कुछ लोगों का जुअलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री होगा, तो आप अपने हिसाब से जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसकी पढ़ाई कर सकते हो। ओके, तो ये कब तक के लिए वैलिड रहता है, तो जब तक आपके सारे ही सब्जेक्ट्स, ठीक है, पांचों सब्जेक्ट्स जो हैं वो उनके सिलेबस ना कंप्लीट हो जाए, आपके एग्जाम्स ना हो जाए, तब तक के लिए ये बैच आपका वैलिड रहता है। आप तब तक
एक्सेस कर सकते हो और इस बैच से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस बैच को लो और पढ़ाई करो। आपने देखा भी होगा, अगर आप पिछले सेमेस्टर्स में हमसे जुड़े होंगे तो वहाँ पे हम एमसीक्यूज कर रहे होते हैं एट द लास्ट। तो वहाँ पे क्या होता है कि मोस्टली एमसीक्यूज आप देखे होंगे कि वहाँ से देखने को मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से फंसे हुए थे, बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें देख के और जान के। तो बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से फंसते हैं, तो आप ट्रस्ट बिल्कुल कर सकते हो और हमसे जुड़ सकते हो और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर। देखो क्या होता है ना कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, चलो कल बैच ले लेंगे, परसों ले लेंगे, ऐसे वो ले लेंगे, अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे और देखते देखते क्या आ जाता है, हमारे एग्जाम्स आ जाते हैं, है ना, सेमेस्टर एग्जाम्स आ जाते हैं। उस केस में वहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है ना, तो बस हम एक रात वाली पढ़ाई करके एग्जाम दे रहे होते हैं। ठीक है, अगर एक रात वाली पढ़ाई करके अगर आपके अच्छे नंबर आए दैट्स ओके, बट आपको अगर और फर्दर भी पढ़ना है ना तो आपको दिक्कत होने वाली है, लेट मी टेल यू, आपको दिक्कत होने वाली है अगर आप इन डिटेल नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि आप किसी और एग्जाम के लिए जाओगे, फॉर एंट्रेंस देने जाओगे, तो वहाँ यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो बेस होता है बेसिक से बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश करो। ठीक है, तो आई होप इतनी बातें क्लियर होंगी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, हमारे पास क्या है, अच्छा ये हम बाद में करेंगे, पहले हमारे पास रदरफोर्ड इसी मॉडल में हमारे पास कुछ चीज़ें रह गई हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें कैलकुलेशन करने हैं कुछ, हमें कैलकुलेशन ऑफ आर। सबसे पहले जो रेडियस है ना उसको कैलकुलेट करेंगे। जो बोर्ड से हमने रेडियस दिया, ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जहाँ पे आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है, वहीं पे आपका ये जो बोर मॉडल है ये आपका एप्लीकेबल होता है जस्ट फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे उस केस में जो आर की वैल्यू कैसे आएगी, हमें आर को कैलकुलेट करना है। अच्छा देखो यहाँ पे अभी मैंने इक्वेशन फर्स्ट मार्क कराया था आपको इक्वेशन फर्स्ट मार्क कराया था, कहाँ गया, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, यहीं से हम अपना लेके आ रहे होंगे। ठीक है, तो हमें क्या पता है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये इक्वेशन हमने देखा, हम यहाँ पे आप लिख सकते हो, अगर याद ना रहे तो फ्रॉम इक्वेशन 1। ये कहाँ से आया है, फ्रॉम इक्वेशन 1, जो कि हमने पहले अभी देखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या पता है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। एक इक्वेशन अभी हमने और भी देखा है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स वाला आया था, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वेशन 2 से लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन। ठीक है, तो ये तो हमारे पास इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इन्हीं दो इक्वेशनों की हेल्प से हम रेडियस को अपने रेडियस को डिफाइन करेंगे, रेडियस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, एंड देन हम वहाँ पे वेलोसिटी को भी कैलकुलेट कर रहे होंगे। लेकिन इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो कि हमारा सेकंड लेक्चर होगा। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ओके, तो इस लेक्चर के लिए इसमें फिर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, रेडियल एंड एंगुलर नोड, ये सारी चीज़ें इस यूनिट में आपको कवर करनी है। ठीक है, तो इसको हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।